नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश कोहली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। दोस्तों, नए सेमेस्टर की शुरुआत करते हैं। जीटीयू के अंदर गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के 6th सेमेस्टर की स्टार्टिंग हो चुकी है। नए सब्जेक्ट नए सिलेबस के डिजाइन के साथ में इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स के सिलेबस के बारे में डिटेल में समझा दिया, जो कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर रखा हुआ है। पूरा डिटेल सिलेबस आप लोगों को समझाया हुआ है। आज से हम लोग उस सिलेबस के कंटेंट की शुरुआत करेंगे, जिसका पहला चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस एंड गैस मिक्सचर। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीटीयू के अंदर एटलीस्ट इस चैप्टर में से 7 मार्क्स के कंटेंट के आने के चांसेस है। इस चैप्टर के अंदर आप लोग बेसिक वही चीजें पढ़ने वाले हो जो ऑलरेडी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आप लोगों के लिए आ चुका है। वही चीज इसके अंदर रिपीट होगी, लेकिन थोड़ा सा डीप में, थोड़ा और भी ज्यादा अच्छी तरह से हम लोग इसके अंदर समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप लोगों को वान डेर वाल गैस इक्वेशन पढ़ना है, एवोगैड्रोस लॉ पढ़ना है, रिड्यूस प्रॉपर्टी पढ़ना है, इंटरनल एनर्जी पढ़ना है, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस पढ़ना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारी टॉपिक्स होंगे जो मैं आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर कवर करके दिखाऊंगा। आज हम लोग शुरुआत करते हैं बेसिक डेफिनेशंस के साथ में। सबसे पहले थियरी होगी हमारी एवोगैड्रोस लॉ, और उसके बाद में द मोस्ट आईएमपी थियरी, जिसके जीटीयू में 7 मार्क्स के अंदर आने के पूरे चांसेस है, वान डेर वाल गैस इक्वेशन। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम लोग एवोगैड्रोस लॉ के साथ में। एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रो आपको पता होगा कि एक साइंटिस्ट का नाम था। उसने क्या लॉ बोला था? उसने ये बोला था दैट इफ द नंबर ऑफ गैसेस आर, अगर आप लोगों के पास में नंबर ऑफ गैसेस है मोर देन 1 गैसेस, ठीक है, एक से ज्यादा गैसेस, अगर आप लोगों के पास में मोर देन गैसेस है, एक से ज्यादा गैसेस है, और वो सारे के सारे गैसेस एट लो टेम्परेचर बट एट अ सर्टेन प्रेशर, एक प्रेशर की लिमिट के साथ में लोअर टेम्परेचर पर अगर रखा जाए, तो उनका मोलिकुलर मास, उन सारे गैसेस का मोलिकुलर मास उसके नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स के साथ में, मोलिकुलर मास को क्या करना है आपके, उसके नंबर ऑफ मोल्स के साथ में मल्टीप्लाई करना है, एंड दैट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ द टोटल मास ऑफ द गैस। ये एवोगैड्रो का लॉ था कि सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर, सर्टेन टेम्परेचर मतलब कि लो टेम्परेचर, प्रेशर मतलब कि प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए, लाइक लेट्स से एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, जैसे कि मान लो ये हमारा एक बंद क्लोज्ड एरिया है, एक रूम है। इस रूम के अंदर आप लोगों ने मान लो नंबर ऑफ गैसेस को भर के रखा है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इनका टोटल मास किसके इक्विवेलेंट होगा? द टोटल मास विल बी द समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। मान लो हाइड्रोजन के 5 मोलिक्यूल है, ऑक्सीजन के 8 मोलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड के 12 है, कार्बन मोनोऑक्साइड के 16, एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स उसके मल्टीप्लाई में इन सारे गैसेस के मोलिकुलर का मास उसके समेशन के इक्वल होगा। दैट इज नॉन एज द एवोगैड्रोस लॉ, जिसको मैथमेटिकली कुछ इस तरह से कहा जाता है दैट m1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n into m1। m1 मतलब कोई एक गैस का, मान लो गैस 1 है, उसका टोटल मास दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल n। स्मॉल n का मतलब क्या होगा? स्मॉल n का मतलब होगा नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल्स आप लोगों को दिए। कैपिटल M1 नंबर ऑफ मोलिकुलर मास, उस मोल का, हर एक मोल का कितना मास है, हर एक मोल का कितना मास है। तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलिकुलर मास, टोटल मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलिकुलर मास। सेम लाइक दैट फॉर सेकंड गैस। ये दो गैसेस के लिए मान लो कुछ इस तरह से आप लोगों की इक्वेशन है। अब आपको पता है कि कोई भी इक्वेशन हम लोग कभी भी प्रोपोर्शनलिटी में सॉल्व नहीं करते। प्रोपोर्शनलिटी आप लोग हटाओगे तो हम लोग को एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। कांस्टेंट की जगह हम लोगों ने ले लिया था n, मतलब नंबर ऑफ मोल्स के रिस्पेक्ट में m1। अभी इन दोनों इक्वेशन को हम लोगों ने इक्विवेलेंट किया है। m1 डिवाइडेड बाय m2 इज इक्वल टू, लेट्स से द नंबर ऑफ मोल्स आर सेम, n विल बी कैंसिल आउट, m1 डिवाइडेड बाय m2, m1 डिवाइडेड बाय m2, but this mass is what? Mass is equal to density into volume। याद रखना, ये वॉल्यूम है, स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम और स्पेसिफिक वॉल्यूम के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये याद रखना। कभी भी अगर आपको कैपिटल भी मिल रहा है तो वो वॉल्यूम है, लेकिन अगर आप लोगों को स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया होगा ना, तो उसका सिंबल बनेगा कुछ इस तरह से, न्यू जिसको बोला जाता है, दैट इज न्यू। ठीक है, ये याद रखना। तो हम लोगों ने क्या लिया है? मास की जगह हम लोग लेंगे रो इनटू वी। वी क्या होगा? सेम होगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम तो हम लोगों ने यहाँ पर सेम कंसीडर किया था, सीधी सी बात है।
एक रूम ले लिया हम लोगों ने, उस रूम के अंदर आप लोग नंबर ऑफ गैसेस को स्टोर करो, मतलब डेफिनेटली द वॉल्यूम फॉर द ईच एंड एवरी सिंगल गैसेस विल बी सेम। आपको पता है कि गैस के मॉलिक्यूल हमेशा एक दूसरे से ज्यादा दूर रहते हैं, जितनी ज्यादा आप स्पेस दोगे उतना ज्यादा वो फैलते जाएगा। ये प्रैक्टिकल आप लोगों को पता है, आप लोग साइंस में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। तो वॉल्यूम इज सेम, डिफरेंस कहां पर आएगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी डेंसिटी में, बिकॉज डेंसिटी ऑफ कार्बन विल बी डिफरेंट, डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन विल बी डिफरेंट, नाइट्रोजन विल बी डिफरेंट, हाइड्रोजन विल बी डिफरेंट, कार्बन डाइऑक्साइड विल बी डिफरेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो डेंसिटी आप लोगों को ईच एंड एवरी सिंगल गैस के लिए डिफरेंट मिलने वाली है। डेंसिटी डिफरेंट मिल रही है, n is equal to rho v हम लोग यहाँ रखेंगे, rho 1v divided by rho 2v, this vv will be cancel out, ठीक है, vv will be cancel out, बचा क्या इक्वेशन में, rho 1 by rho 2 is equal to m1 by m2। क्लियर? रो का मतलब, डेंसिटी का मतलब ये होता है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम। न्यू जिसको मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले, तो आप लोग रो की जगह 1/न्यू रख सकते हो। रो 1 है तो 1/न्यू1 हो जाएगा, रो 2 है तो 1/न्यू2 हो जाएगा। न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चले गया, तो इक्वेशन क्या बनेगा, न्यू2 by न्यू1 इज इक्वल टू m1 by m2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, m2 न्यू2 इज इक्वल टू m1 न्यू1। मतलब आप लोगों का स्पेसिफिक वॉल्यूम उसके नंबर ऑफ मोलिकुलर मास के इक्विवेलेंट ही मिल रहा है फॉर ऑल द गैसेस। यही एवोगैड्रो ने कहा था। क्लियर? अभी एवोगैड्रो लॉ के बाद में हमारा सेकंड द मोस्ट आईएमपी थियरी, द वंडर वाल गैस इक्वेशन। वंडर वाल गैस इक्वेशन, वंडर वाल हमारे लिए एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने प्रैक्टिकली ये डिफाइन करके दिया है कि आइडियल गैस इक्वेशन को किस तरह से फॉलो करना चाहिए। रियली में प्रैक्टिकली ऐसा कोई रियल गैस है ही नहीं जो आपकी PV इज इक्वल टू MRT, जिसको हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं, इसको फॉलो करें। ऐसा कोई गैस है ही नहीं। हाइड्रोजन एक ऐसा गैस है जिसको नियर अबाउट, हाइड्रोजन गैस को नियर अबाउट रियल गैस के तौर पर माना जाता है, बट प्रैक्टिकली हाइड्रोजन के लिए भी ये इक्वेशन आप लोग डिफाइन नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो आइडियल गैस पूरी तरह से नहीं है। दुनिया के अंदर जितने भी रियल गैसेस है वो आइडियल नहीं है, हाइड्रोजन को सिर्फ गिना जाता है। लेकिन फिर भी एक्सपेरिमेंट के तौर पर हम लोग PV इज इक्वल टू MRT इक्वेशन को लेकर के एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। वंडरवाल ने यही इक्वेशन के अंदर थोड़े से करेक्शन दिए। करेक्शन क्या था? करेक्शन प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली कुछ इस तरह से था कि जब एक सर्टेन टेम्परेचर की लिमिट रख रहे हो आप, और प्रेशर अगर आपका कांस्टेंट है, और गैसेस के अंदर जब कोई भी गैसेस के अंदर जब कोई भी प्रोसेस की जाती है सर्टेन प्रेशर और लोअर टेम्परेचर के ऊपर, तो काइनेटिक थियरी के बेस के ऊपर दो चेंजेस हम लोगों को हमारे उन गैसेस में मिलते हैं, रियल गैसेस के अंदर। वो दो चेंजेस क्या थे? वो दो चेंजेस ये थे दैट देयर इज नो अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच एंड एवरी सिंगल गैस। कितने भी गैसेस आप ले लो एक्सपेरिमेंट के लिए, उन सारे गैसेस के अंदर के बीच में जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं था। सारे के सारे मॉलिक्यूल्स अपने तरीके से अपनी जगह पर रहते हैं, मतलब कोई एक दूसरे के साथ में कोई बॉन्डिंग नहीं हो रहा था। और सेकेंड एजम्पशन कुछ इस तरह से था दैट the total volume of molecules is negligible with compared to gas। molecules का जो वॉल्यूम है वो गैस के टोटल वॉल्यूम के कंपेयर में नेग्लिजिबल होता है। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। एक गुब्बारा ले लो, एक बलून ले लो। एक बलून के अंदर हम लोग जब हवा एक्सीड लिमिट से ज्यादा, मतलब कि ज्यादा हवा हम लोग भरते, लिमिट से ज्यादा हवा भरते, तो वो बलून हमारा फूट जाता है। मान लो कि एक बलून के अंदर आप लोग सम अमाउंट ऑफ एयर लिमिट के अंदर आप लोगों ने भर के रखी है, और उस बलून की एयर को आप एक बंद रूम के अंदर छोड़ देते हो, होगा क्या? बलून का जो वॉल्यूम था उससे 1000 टाइम ग्रेटर वॉल्यूम आप लोगों को रूम के अंदर मिल रहा है, लेकिन जो भी एयर आपके बलून के अंदर थी, उस एयर के मतलब कि उस गैस के सारे मॉलिक्यूल्स उस रूम के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे। हुआ क्या कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे रूम के अंदर जो हम लोगों ने ट्रांसफर किए, मॉलिक्यूल्स तो सेम थे, लेकिन मॉलिक्यूल्स, वो गैस के मॉलिक्यूल्स जिस स्पेस के अंदर आप लोगों को स्टोर करना था उसका वॉल्यूम तो बढ़ गया। मतलब प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो उस रूम का वॉल्यूम होगा, टोटल वॉल्यूम, इस बलून के अंदर रहे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर वॉल्यूम के कंपेयर में क्या हो जाएगा? बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। मतलब आप लोग गैस के मॉलिक्यूल्स को नेग्लिजिबल कंडीशन में कंसीडर कर सकते हो।
क्लियर, समझ में आया? तो ये वही पॉइंट है दैट द वॉल्यूम ऑफ मोलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल। मोलिक्यूल्स का जो भी वॉल्यूम बन रहा है, मैं एक नंबर के साथ में आपको बता दूं ताकि प्रैक्टिकली पता चलेगा। मान लो कि एक रूम के अंदर आप लोग 5 लाख मोलिक्यूल्स एक रूम के अंदर 5 लाख वॉल्यूम मतलब कि मीटर क्यूब की कैपेसिटी है, 5 लाख मीटर क्यूब की कैपेसिटी वाला आपके पास में एक रूम है। इस 5 लाख मीटर क्यूब की कैपेसिटी वाले रूम के अंदर आप लोगों ने एक सिंपल बलून के, और बलून के अंदर मान लो जो गैस आप लोगों ने भरकर रखा है उसका वॉल्यूम है लेट्स से दैट 25 मीटर क्यूब। ठीक, अभी 25 मीटर क्यूब वाले गैस वाले बलून की एयर को आप लोग 5 लाख मीटर क्यूब वाले वॉल्यूम के अंदर छोड़ रहे हो, तो क्या होगा? ये 5 लाख मीटर क्यूब वाला जो एरिया है उसके अंदर आपके सारे 25 मीटर क्यूब वाले वॉल्यूम वाले गैस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, सारी जगह फैल जाएंगे। नाउ जस्ट थिंक 5 लाख मीटर क्यूब इतना बड़ा रूम, उसके सामने सिर्फ 25 मीटर क्यूब वॉल्यूम कैपेसिटी, मतलब मान लो कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऐसे नंबर ऑफ गैसेस हैं, उन सारे मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम ऑफ समेशन कर रहे हो। मान लो कार्बन का 5 है, ऑक्सीजन का 7 है, कार्बन डाइऑक्साइड का 8 है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सबका समेशन करो वॉल्यूम का, तो 25 मीटर क्यूब बना। अभी 25 मीटर क्यूब इतने ही छोटे से वॉल्यूम वाले मॉलिक्यूल्स है, वो 5 लाख मीटर क्यूब वाले कैपेसिटी वाले रूम के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो सीधी सी बात है 25 के सामने 5 लाख क्या होगा? बहुत छोटी सी रकम होगी, दैट इज नेग्लिजिबल वैल्यू। तो वही चीज आपने वान डेर वाल ने एक नोटिस किया था कि आइडियल गैस के अंदर मतलब कि रियल गैस के अंदर एक सर्टेन प्रेशर और लोअर टेम्परेचर के अंदर जब कोई भी प्रोसेस की जाती है तो ये दो चीजें वहां पर होती है। तो इन दोनों के बेस पर हुआ क्या? अगर प्रैक्टिकली आप मोलिक्यूल्स को अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम अरेंज करो, अभी यही एग्जांपल 5 लाख मीटर क्यूब की वॉल्यूम कैपेसिटी है, लेकिन सामने तो 25 मीटर क्यूब ही है ना आपके पास में मोलिक्यूल्स का। तो 5 लाख के अंदर अगर आप मोलिक्यूल साइज के हिसाब से अपने गैसेस को अरेंज करोगे तो सिर्फ 25 मीटर क्यूब की जगह रुकेगा। बाकी के 4,75,000 मीटर क्यूब की कैपेसिटी वाला रूम देखा जाए तो वो तो खाली है। क्लियर? वो तो खाली है। उस फैक्टर को वान डेर वाल ने नाम दिया करेक्शन फॉर द साइज ऑफ मोलिक्यूल। ये वही एग्जांपल है, एक रूम के अंदर जो भी गैसेस हम लोगों ने भर के रखे थे उन गैसेस को हम लोगों ने मोलिक्यूल के साइज के हिसाब से अरेंज कर दिया। एंड लेट्स से दैट द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय दोज मोलिक्यूल्स इज गिवन बाय स्मॉल v, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस, एंड v इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस, मतलब कि रूम के रिस्पेक्ट। क्लियर? मतलब प्रैक्टिकल एंड थियोरेटिकल। ये आपकी थियोरेटिकल होगी चीज, ये आप सिर्फ एज्यूम कर सकते हो, ये हमारे लिए सिर्फ एजम्पशन है, प्रैक्टिकली नहीं। आपको पता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स को आप लोग कभी भी जोड़ के नहीं रख सकते, जो सॉलिड में होता है बॉन्डिंग होता है, वैसा बॉन्डिंग कभी भी गैस में आप लोगों को नहीं मिलेगा। क्लियर? तो जो रिमेनिंग एरिया आप लोगों को मिल रहा है वो क्या हो जाएगा? टोटल माइनस दिस द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द गैस, क्या हो जाएगा? टोटल था आपका v, ऑक्यूपाइड कितना गया है? b, दिस विल बिकम स्पेस एक्चुअली अवेलेबल इज v माइनस b। v मतलब कि स्पेसिफिक वॉल्यूम हो, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम, मैं v भले बोल रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जनरल टर्म है, स्पेसिफिक वॉल्यूम है v माइनस b, मतलब कि इतने स्पेस अभी भी आपके पास में रूम के अंदर अवेलेबल है। नेक्स्ट, दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वान डेर वाल ने ध्यान में रखा, दैट करेक्शन फैक्टर फॉर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। यहां पर कुछ इस तरह से बताया गया था कि मोलिक्यूल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन होता ही नहीं आइडियल गैस के हिसाब से, इक्वेशन के हिसाब से, लेकिन प्रैक्टिकली होता है। लेट्स से दैट कि इसी तरह से एक बंद बॉडी है, इस बंद बॉडी के अंदर हम लोगों ने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स को रखा है। अब जो मोलिक्यूल्स सेंटर में या सेंटर से आजू बाजू में होगा वो अपने सराउंडिंग में सेम मोलिक्यूल या तो फिर दूसरे किसी भी गैसेस के मोलिक्यूल्स के साथ में कांटेक्ट में होगा, लेकिन जो मोलिक्यूल आपके वॉल के कांटेक्ट में होंगे, इस वॉल की वजह से इस मोलिक्यूल को एक फोर्स मिलेगा। फोर्स मिलेगा तो ये मोलिक्यूल आप लोगों का वॉल से टकरा के वापस पीछे की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? इसकी वेलोसिटी के अंदर रिडक्शन होगा। अभी ये मोलिक्यूल जो वॉल से टकरा के पीछे आया, इसके पीछे और दूसरे नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हैं, वो उसके साथ में भी कोलाइड करेगा, वहां पर भी आप लोगों को एक फोर्स मिलेगा। तो ये जो फोर्स मिल रहा है, ये जो मोलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ में कोलाइड हो रहे हैं, इस कॉलिजन की वजह से इतने पर्टिकुलर अरेना में प्रेशर के अंदर रिडक्शन आता है। बलून के अंदर एयर एज इट इज कंडीशन में रहती है फॉर ए सम टाइम,
थोड़े समय तक आप लोगों का बलून एज इट इज कंडीशन में रहता है। क्यों? उसका रीजन यही है, बलून के अंदर क्या होता है कि जब हम लोग शुरुआत में हवा भर रहे हैं तो आप लोगों की स्टार्टिंग फेज होती है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद में बलून में से अपने आप हवा निकलते जाती है। वो हवा निकल रही मतलब क्या? प्रेशर रिड्यूस हो रहा है। इस बलून के अंदर प्रेशर रिड्यूस हो रहा है। उस रिड्यूशन का रिडक्शन का मतलब यही है। बलून के अंदर जो प्रेशर रिड्यूस होता है उसका मतलब यही है कि आपके बलून के अंदर जो भी गैस आप लोगों ने भरी उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन्स हो रहे हैं, और उस कोलिजन्स की वजह से प्रेशर बलून के अंदर का धीमे धीमे डिक्रीज होते जाता है। क्लियर? तो वो जो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, दैट प्रेशर डिक्रीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये इक्वेशन डिराइव की गई है, दैट प्रेशर डिक्रीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डेंसिटी ऑफ योर गैस। जो भी गैस आप लोगों ने रखी है उस गैस की डेंसिटी के स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा। बट डेंसिटी तो 1/ν होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम, सो यू कैन राइट ओवर हियर 1/v²। P dash is equal to proportionality हटाओ, एक कांस्टेंट लगेगा, लेट्स से दैट कांस्टेंट इज स्मॉल a upon v²। तो P dash is equal to a upon v²। ये आप लोगों को प्रेशर के अंदर जो भी डिक्रीज हुआ है, डिक्रीमेंट हुआ है, वो आप लोगों को मिल गया। a इज द प्रोपोर्शनलिटी। एक्चुअल प्रेशर क्या बनेगा? करेक्टर प्रेशर ही हो जाएगा, P प्लस P डैश, ओरिजिनल प्लस डिक्रीमेंट। P प्लस P डैश की वैल्यू है a अपॉन v²। तो आपकी इक्वेशन प्रेशर के लिए क्या बन रही है? P प्लस a अपॉन v²। आपकी इक्वेशन वॉल्यूम के लिए क्या बन रही है? V माइनस b। तो आइडियल गैस इक्वेशन में अभी प्रेशर की वैल्यू चेंज हो गई, आइडियल गैस इक्वेशन में आपके वॉल्यूम की वैल्यू भी चेंज हो गई। जीटीयू के अंदर सवाल इसी तरह से ट्विस्ट करके पूछा जाता है, that according to van der Waals equation define or derive the exact value of volume and pressure, and on the basis of that define the value of two constant b and a and b आपके लिए कांस्टेंट हो गए, b आपके लिए कांस्टेंट हो गया कि भाई जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया गया था वो वॉल्यूम, a आपके लिए कांस्टेंट हो गया कि आप लोगों ने जो भी प्रेशर के अंदर डिक्रीमेंट आया उसकी एक कोएफिशिएंट वैल्यू होगी। तो ये a और b की वैल्यू भी हम लोगों को इस इक्वेशन में फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इक्वेशन बन गई p के लिए, b के लिए। ये p और b की इक्वेशन की वैल्यू हम लोग यहां पर रखेंगे। p की जगह p प्लस a बाई v² इंटू v की जगह b माइनस b इज इक्वल टू आर डी। एम यहाँ पर नीचे ले लिया हम लोगों ने। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए न्यू हो जाएगा, न्यू की वैल्यू है आपके पास न्यू माइनस b। ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक वॉल्यूम ये होता है वॉल्यूम पर यूनिट मास। स्पेसिफिक वॉल्यूम की ये डेफिनेशन है, वॉल्यूम पर यूनिट मास। इस इक्वेशन के अंदर प्रेशर को सब्जेक्ट हेड बनाओ, बाकी सारी चीजें सामने जाने दो। तो आरटी के डिवाइड में v माइनस b आ जाएगा, ये प्लस में सामने जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस b अपॉन v²। तो p इज इक्वल टू आरटी अपॉन न्यू माइनस b माइनस a अपॉन v²। लेट्स से दिस इज द मेन इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज van der Waals गैस इक्वेशन। ये इक्वेशन जो है van der Waals गैस इक्वेशन है। अगर आप लोगों को एग्जाम में van der Waals गैस इक्वेशन पूछा जाता है तो ये आप लोगों को डिराइव करना है। क्लियर? नेक्स्ट, अभी इक्वेशन यहां पर सॉल्व की, अब टेक्निकली और डिटेल में फंडा क्या है। फंडा तो इस तरह से बनता है कि van der Waals ने जो गैस इक्वेशन डिराइव करके दी, इस इक्वेशन में कांस्टेंट की वैल्यू क्या, a और b की वैल्यू क्या होनी चाहिए। हम लोगों को कांस्टेंट क्या गिनना है, ए और बी हम लोगों को क्या गिन के चलना है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू आप लोगों के पास में डिफाइन होनी चाहिए, तभी आप लोग इक्वेशन को सॉल्व कर पाओगे। तो वो डिटरमाइन कैसे किया गया? डिटरमाइन इस तरह से किया गया, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो तो आप लोगों का मैथमेटिकल इक्वेशन बन जाएगा। तो ये हमारा मैथमेटिकल इक्वेशन बना। अब जब इस इक्वेशन को सॉल्यूशन किया गया एक्सपेरिमेंटली, तो एक्सपेरिमेंट करने पर आप लोगों को तीन वैल्यू मिली, प्रेशर, स्पेसिफिक वॉल्यूम और टेम्परेचर के लिए तीन रियल रूट मिले। ये जो तीन रियल रूट मिले, ये तीन रियल रूट अलग अलग कंडीशन पर थे। जैसे कि नंबर 1 कंडीशन, अगर आप लोगों के अंदर इक्वेशन में टेम्परेचर लो है और प्रेशर एक सर्टेन रेंज तक है, लेट्स से एटमॉस्फेरिक कंडीशन, अगर एटमॉस्फेरिक कंडीशन तक प्रेशर और लोअर टेम्परेचर की कंडीशन है, उस समय आप लोगों को पॉजिटिव रूट मिलते हैं। तीनों के तीन रूट जो मिलेंगे रियल रूट, वो पॉजिटिव होंगे। और ये तीनों के तीन रूट
V1, V2 एंड V3, मतलब कि ये वाले पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, दिस वैल्यू, ये जो मैं रोल आउट कर रहा हूं मार्कर वो वाला। क्लियर? सेकेंड इस तरह से आया कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे द रूट्स विल बिकम सेम। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हो, बेस्ट एग्जांपल देता हूं, पानी को गर्म करना। पानी है, पानी को आप गर्म कर रहे हो एट सर्टेन टाइम, आफ्टर सम टाइम, जब वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, एट दैट टाइम योर लिक्विड विल टोटली कन्वर्ट इनटू द वेपर फॉर्म। वो टोटली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, स्टेट आपका चेंज हो गया। कैसे? क्योंकि आप लोगों ने टेम्परेचर कंटिन्यूअसली राइज किया था, इसीलिए। अब जैसे राइज करने पर आपको स्टेट चेंज मिल रहा है, उसी तरह से ये तीनों के तीन रूट एक पॉइंट के ऊपर आप लोगों को कांस्टेंट मिलते हैं, दिस वन, एंड दैट पॉइंट इज नोन एज द क्रिटिकल पॉइंट। एक ऐसा पॉइंट कि जहां पर आपको तीनों तीन रूट सेम मिल रहे हैं, एट दैट पॉइंट इज नोन एज द क्रिटिकल पॉइंट। कब ये कंडीशन मिलेगी? विथ राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर तो राइज है ही, तो डेफिनेटली योर प्रेशर विल बी हाई। प्रेशर आप लोग देख सकते हैं यहां पर हाई होगा। पॉइंट 1 के ऊपर प्रेशर कांस्टेंट है, 2 के ऊपर कांस्टेंट है, 3 के ऊपर भी कांस्टेंट है। नाउ योर प्रेशर इज ऑलरेडी इंक्रीज्ड, दिस इज योर क्रिटिकल प्रेशर पॉइंट। प्रेशर आप लोगों का क्रिटिकल कंडीशन में, जो टेम्परेचर यहां मिलेगा दैट इज क्रिटिकल टेम्परेचर, जो वॉल्यूम मिलेगा दैट इज क्रिटिकल वॉल्यूम, और यही क्रिटिकल वॉल्यूम के ऊपर, यही क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर हम लोगों को ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर? नेक्स्ट, नाउ मोर इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दिस मोलेक्यूल। इस मोलेक्यूल को और हीट एनर्जी दो, मतलब टेम्परेचर और बढ़ाओ। जैसे ही आप और टेम्परेचर इसका बढ़ाओगे अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर, जैसे ही अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर मिलेगा, क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर जाने पर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही रियल रूट मिलेगा पूरी प्रोसेस के लिए, सारी प्रोसेस के लिए सिर्फ एक रूट। अगर लोअर टेम्परेचर सेम प्रेशर पर है तो 3 रूट, और टेम्परेचर आप इंक्रीज करो, प्रेशर इंक्रीज करो तो क्रिटिकल कंडीशन पर एक रूट, मतलब कि तीनों 3 रूट सेम हो जाएंगे। और जब क्रिटिकल कंडीशन से आप ऊपर जा रहे हो एट दैट टाइम सिर्फ और सिर्फ एक रूट मिलेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ एक रूट। क्लियर? अभी इस ग्राफ को समझो। क्रिटिकल पॉइंट वाला जो ग्राफ होगा दैट पॉइंट इज नोन एज द क्रिटिकल आइसोथर्म। आइसोथर्म मतलब क्या? आइसोथर्मल प्रोसेस आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। आइसोथर्मल का मतलब होता है एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर व्हाट एवर द प्रोसेस यू आर गोइंग टू डू। ठीक है, हीट ट्रांसफर करो, वॉल्यूम चेंज हो, जो भी हो, और क्रिटिकल से अबव जो होगा वो हो जाएगा आपका आइसोथर्म। अगेन द टेम्परेचर ओवर हियर विल बी कांस्टेंट। क्लियर? तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इस ग्राफ को आप लोगों को करना ही करना है। अगर ये ग्राफ आप लोग नहीं एट क्रिटिकल पॉइंट, जैसे कि मैंने पहले बोला ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, ग्राफ के बेस पर ही हम लोगों को समझ के चलना है। ठीक है, तो यही ग्राफ के बेस के ऊपर हम लोग कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कहां पर? एट क्रिटिकल पॉइंट। क्यों? क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट ही ऐसा पॉइंट है जहां पर आप लोगों को सारे रूट की वैल्यू सेम मिलेगी, और वहीं पर हम लोग कोएफिशिएंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इक्वेशन ये बनेगा दैट फॉर क्रिटिकल कंडीशन the pressure will be partial differentiated with respect to partial differentiation of specific volume। specific volume के partial differentiation के रिस्पेक्ट में हम लोग प्रेशर का partial differentiation करने वाले हैं 2 times। नंबर 1 is equal to 0, अगेन del square p upon del v square is equal to 0। तो इस इक्वेशन को हम लोग अप्लाई करेंगे कहां पर? इस इक्वेशन को हम लोग यहां से अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपके पास में प्रेशर की वैल्यू है। इस प्रेशर का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। कौन सी कंडीशन के लिए? क्रिटिकल कंडीशन के लिए। क्रिटिकल कंडीशन के लिए फॉलो करो, P is equal to R2 upon U minus B minus A upon U square is equal to क्रिटिकल प्रेशर PC। याद रखना, अगर आप लोगों ने इक्वेशन के अंदर क्रिटिकल का सिंबल नहीं लिखा है ना, तो आप लोगों को ये वैल्यू गलत मिलेगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, याद रखना, क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट करते टाइम आपके सारे टर्म क्रिटिकल के सिंबल के साथ ही होने चाहिए। और क्रिटिकल 3 ही चीज होगी, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ना कि आपके कांस्टेंट ए और बी और आर गैस कांस्टेंट। ये 3 चीजें कांस्टेंट है, वो क्रिटिकल नहीं होगी। क्रिटिकल सिर्फ 3 प्रॉपर्टी होगी, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम लोग। हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से है, PC is equal to RTC upon VC minus B, मतलब कि न्यू सी माइनस बी माइनस ए अपॉन न्यू सी स्क्वायर। फर्स्ट डिफरेंशिएशन del P upon del U at critical point is equal to
आरटीसी कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, आरटीसी कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। न्यू सी माइनस बी डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर में जाएगा, -1 पावर होगा। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है पावर आगे पावर में से एक माइनस, तो -1 पावर आगे एक और पावर माइनस होगी तो -1 -2। उस -2 को हम लोग फिर से डिनोमिनेटर में ले ले रहे हैं तो प्लस पावर हो जाएगी न्यू सी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए अपॉन न्यू सी स्क्वायर है। अगेन न्यू सी स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो -2 पावर, पावर आगे पावर में से एक माइनस, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, +2 है डिवाइडेड बाय न्यू सी क्यूब। आरटीसी को सब्जेक्ट हेड बनाओ, बाकी सारे टर्म सामने की तरफ जाने दो, नेगेटिव है इस तरफ ले आओ। इक्वेशन क्या बची आपकी, आरटीसी अपॉन न्यू सी माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a अपॉन न्यू सी क्यूब। ये जो न्यू सी माइनस बी है होल स्क्वायर है, इसको हम लोग इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आरटीसी की वैल्यू मिल गई। फिर से एक बार इस इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि आपके पास में 2 टाइम डेरिवेटिव करना है क्रिटिकल कंडीशन के लिए। तो डेल स्क्वायर पी अपॉन डेल यू स्क्वायर एट क्रिटिकल पॉइंट इज इक्वल टू, आपकी इक्वेशन ये है। अब न्यू सी माइनस बी होल स्क्वायर था, ऊपर गया -2 हो जाएगा, -2 आगे माइनस माइनस विल बिकम +2, आरटीसी एज इट इज, -1 पावर फिर से ऐड हो जाएगी -3, फिर से यहाँ पे न्यू सी क्यूब है, ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा, -3 आगे -6 है, पावर 1 -4 इज इक्वल टू 0। इसके अंदर भी आप आरटीसी को सब्जेक्टेड बनाओ। आरटीसी आप लोगों को क्या मिलेगा, आरटीसी इज इक्वल टू 3 अपॉन न्यू सी रेज़ टू 4 इनटू न्यू सी माइनस बी होल क्यूब। ठीक है, तो अब आप लोगों को आरटीसी दोनों आरटीसी की वैल्यू मिल गई। आरटीसी की ये जो वैल्यू मिली है, इसी आरटीसी के बेस के ऊपर हम लोग हमारे ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब हम लोग क्रिटिकल्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। वी हैव द वैल्यू ऑफ आरटीसी, दोनों आरटीसी है डेल्टा पी बाय डेल्टा वी एट क्रिटिकल पॉइंट, डेल स्क्वायर पी अपॉन डेल स्क्वायर बी, सॉरी यहाँ पर क्रिटिकल मैंने नहीं लिखा, क्रिटिकल जरूरी, अगर क्रिटिकल नहीं लिखा तो गलत हो जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को इक्विवेलेंट करेंगे हम, इक्वेशन 2 इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 की वैल्यू इज इक्वल टू इक्वेशन 3 की वैल्यू। इक्वेशन 2 2a अपॉन न्यू सी क्यूब इनटू न्यू सी माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू इक्वेशन 3 की वैल्यू 3a अपॉन न्यू सी रेज़ टू 4 न्यू सी माइनस बी होल क्यूब। इक्वेशन सॉल्व करो, दिस होल विल बी कैंसल आउट, यहाँ से स्क्वायर कैंसल हो जाएगा, a विल बी कैंसल आउट, 2 और 3 बचेगा, न्यू सी क्यूब विल बी कैंसल आउट, यहाँ पर न्यू सी बचेगा। सिंप्लीफाई करो, यहाँ पर आपके पास में सिर्फ 2 बचा है, इज इक्वल टू 3 अपॉन न्यू सी इंटू न्यू सी माइनस बी। हमको न्यू सी की वैल्यू चाहिए, न्यू सी को यहाँ मल्टीप्लाई करो, 2 न्यू सी इज इक्वल टू 3 न्यू सी माइनस 3b, और सिंप्लीफाई करो तो न्यू सी इज इक्वल टू 3b मिल जाएगा। मतलब न्यू सी की वैल्यू, स्पेसिफिक वैल्यू एट क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ पर दिस वैल्यू वी हैव गॉट न्यू सी इज इक्वल टू 3b। अब ये जो न्यू सी इज इक्वल टू 3b है, इसको हम लोग यहां पर रख देंगे, तो न्यू सी की जब आप वैल्यू रखोगे तो आपको टीसी मिल जाएगा। आरटीसी इज इक्वल टू 2a अपॉन 27 बी क्यूब इंटू 3b माइनस बी होल स्क्वायर। क्या क्या है, न्यू सी की जगह 3b रखा है, क्यूब है, 3 का क्यूब 27, b का क्यूब b क्यूब, न्यू सी की वैल्यू 3b माइनस b 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर, ये हो जाएगा 4b स्क्वायर, 2a as it is 27b cube is equal to, सिंप्लीफाई करो, 4 2 8, a as it is, b square and b cube में से स्क्वायर विल बी कैंसल आउट, 8a अपॉन 27b, तो tc की वैल्यू मिल जाएगी, r को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर डिनोमिनेटर में, तो r tc की वैल्यू मिलेगी 8a अपॉन 27b r। अब tc की जो वैल्यू मिली और न्यू सी की जो वैल्यू मिली, इस वैल्यू के बेस पर हम लोग क्रिटिकल प्रेशर फाइंड आउट कर पाएंगे। क्रिटिकल प्रेशर ना आप लोगों के इक्वेशन 2 में है ना इक्वेशन 3 में है। अगर इक्वेशन 2 और 3 में पीसी की वैल्यू नहीं है तो हम हमारे वंडर वाल इक्वेशन के बेस पर फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन इक्वेशन पीसी के बेस पर है। यहाँ पर आप लोग टीसी की वैल्यू रख दो, यहाँ पर आप लोग न्यू सी की वैल्यू रखो तो आपको पीसी मिल जाएगा। वही चीज हम लोगों ने यहाँ की है, पीसी इज इक्वल टू आर इंटू टीसी की वैल्यू सबसे पहले रख दी हम लोगों ने 8a अपॉन 27 बी आर डिवाइडेड बाय न्यू सी माइनस बी, न्यू सी की वैल्यू 3b माइनस a as it is न्यू सी स्क्वायर 3b स्क्वायर मतलब कि 9b स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो तो आपको pc की वैल्यू मिलेगी a अपॉन 27b स्क्वायर। मतलब क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर आप लोगों को तीन वैल्यू न्यू सी, फिर क्रिटिकल प्रेशर जो यहाँ आ रहा था
ठीक है, और इस पॉइंट पर क्रिटिकल टेम्परेचर, तीनों तीन वैल्यू आप लोगों को मिल चुकी है। अब एजम्पशन क्या है? एजम्पशन ये है कि अगर आप लोगों के पास में टेम्परेचर की एक सर्टेन लिमिट है, अगर आप लोगों के पास में प्रेशर की एक सर्टेन वैल्यू है, एट दैट टाइम यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ योर कोएफिशिएंट्स ए एंड बी। लेकिन क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर, क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर अब जाओगे, क्रिटिकल पॉइंट से और ऊपर अब जाओगे, आइसोथर्म कंडीशन अगर आ रही तो नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसी पॉइंट के ऊपर आपके कोएफिशिएंट ए और बी, कांस्टेंट ए और बी की वैल्यू क्या बनेगी, ये ए और बी अगर आप लोगों को फाइंड आउट करना है तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग दो प्रॉपर्टी के बेस पर फाइंड आउट कर सकते हैं, वन इज पीसी एंड सेकंड वन इज पीसी। क्यों? क्योंकि एट क्रिटिकल पॉइंट द वैल्यू ऑफ न्यू सी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, इज टू मच डिफिकल्ट टू फाइंड आउट। वॉल्यूम की वैल्यू हम लोग यहाँ पर काफी डिफिकल्ट हो जाएगा क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर फाइंड आउट कर सके, इसके लिए तो एट दैट टाइम यू हैव टू यूज दिस वन एंड दिस वन फॉर्मूलास। आप लोगों को क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर के फॉर्मूला को फॉलो करना है। तो क्या करो, हम लोग इक्वेशन 6 के बेस पर चलते हैं। ए को सब्जेक्ट हेड बनाओ, 27b² को पीसी से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको ए की एक वैल्यू मिल गई, a इज इक्वल टू 27b² इंटू पीसी। ये ए की जो वैल्यू है हम लोग यहां पर रख देंगे इक्वेशन 5 में, इक्वेशन 5 में रख देंगे। TC इज इक्वल टू 8 इंटू ए की वैल्यू PC 27b² डिवाइडेड बाय 27br, तो है 27 will be cancel out, this square and 1b will be cancel out। क्लियर? आप लोगों के पास में बचेगा क्या, 8PC इंटू b डिवाइडेड बाय r। हमको तो b की वैल्यू चाहिए, b को सब्जेक्ट हेड बनाओ, बाकी सब जाने दो सामने, तो TC के साथ में r मल्टीप्लाई हो जाएगा, TCr डिवाइडेड बाय 8 इंटू पीसी, तो आपको b मिल गया। जिस तरह से b फाइंड आउट किया, ये b की पूरी वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में रख देंगे तो आपको a मिल जाएगा। a को सब्जेक्ट हेड बनाया इज इक्वल टू pc एज इट इज 27 एज इट इज b² की वैल्यू यहां पर स्क्वायर कर दो, b² tc² r² 8² 64 pc²। सिंप्लीफिकेशन करते हैं हम लोग, इसको सिंप्लीफाई करने पर आपको मिलेगा एक pc कैंसिल आउट। क्लियर? बाकी और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ए की वैल्यू क्या बनी, 27 tc² r² डिवाइडेड बाय 64 pc, क्योंकि ए की pc यहां पर कैंसिल हुआ, तो आपको ए की वैल्यू भी मिल गई। दिस इज योर कांस्टेंट ए, दैट्स योर कांस्टेंट बी। क्लियर? तो ये ए और बी आप लोगों ने फाइंड आउट कर दिया। जीटीयू के अंदर सवाल कुछ इसी तरह से आता है कि वान डेर वाल गैस इक्वेशन डिराइव करो और वान डेर वाल गैस इक्वेशन के बेस पर कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करो। याद रखना, सवाल में बिल्कुल नहीं लिखा होगा कि आपके वो कांस्टेंट ए और बी है। आपको इस समय पता चलना चाहिए कि आपके कांस्टेंट ए और बी की बात हो रही है। अगर आप लोगों को कांस्टेंट पता नहीं चला तो डेफिनेटली आपका आंसर गलत हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को वान डेर वाल गैस इक्वेशन की थियरी में समझ में आएगा। थियरी 7 मार्क की है, काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज 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 इसको करना, स्किप मत करना। थियरी काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।